Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about UGC Net Paper 2 Political Science. आज मैं पॉलिटिकल साइंस के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हाई कोर्ट्स के बारे में मैं डिटेल्स आज डिस्क्रिप्शन देने वाली हूँ। क्या क्या है हाई कोर्ट्स, इसके पास क्या पावर है, कहाँ का हाई कोर्ट ज्यादा महत्वपूर्ण है, कहाँ का नहीं, टोटल इसका फंक्शंस, इसके कितने जस्टिस मतलब है, सारे मैं इसके बारे में बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। ओके, सो हाई कोर्ट इंडिया में क्या रोल प्ले करता है इसके बारे में देखते हैं। In the Indian single integrated judicial system, the High Court operates below the Supreme Court but above the subordinate courts. So, High Court का पोजीशन क्या है? In the Indian single integrated judicial system, इंडियन जो जुडिशियल सिस्टम है वो एक सिंगल एक टोटल एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है, सिंगल इंटीग्रेटेड है, मतलब सिंगली एक दूसरे के साथ वो रिलेटेड है। ओके, सिस्टम में द हायर कोर्ट ऑपरेट्स बिलो द सुप्रीम कोर्ट, जो हाई कोर्ट्स है वो सुप्रीम कोर्ट के नीचे है, बट एबव है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट से, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है उनके ऊपर है ये। द जुडिशियरी in a state consists of a high court and a hierarchy of subordinate courts. मतलब एक राज्य में सबसे ऊपर होता है हाई कोर्ट्स और उसके नीचे कुछ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स रहते हैं। The High Court occupies the top position in the judicial administration of the state. So एक राज्य के अंदर जुडिशियरी में सबसे ऊपर कौन रहता है? हाई कोर्ट्स। सो इंडियन जो जुडिशियल सिस्टम है, इंडियन के विचार व्यवस्था है, वो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, मतलब टोटल एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। सो हाई कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के नीचे है और हाई कोर्ट के भी नीचे है सबऑर्डिनेट कोर्ट। सो एक राज्य में हाई कोर्ट सबसे पावरफुल कोर्ट है जो डिसीजन ले सकता है उस राज्य के अंदर। okay. The institution of a high court originated in India in 1862 when the high courts were set up at Kolkata, Bombay and Madras. So the institution of high courts जो है वो originated हुआ है इंडिया में 1862 में। ओके, जब यहाँ पर तब सबसे पुराने जो 3 हाई कोर्ट्स है वो है कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट एंड मद्रास हाई कोर्ट। सो द इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में 1862 में आया और सबसे पहले इन 3 जगह पर हाई कोर्ट एस्टेब्लिश्ड हुए। इन 1866 a fourth high court was established in Allahabad. जो fourth high court था established हुआ था वो था इलाहाबाद। In the course of time, each province in British India came to have its own high court. धीरे धीरे क्या हुआ, इंडिया के हर राज्य में एक एक अपना अपना हाई कोर्ट एस्टेब्लिश्ड हुआ है। After 1950, a high court existing in a province became the high court for the correspondence of state. हाई कोर्ट अभी हर राज्यों में अवस्थित है, मतलब देखा जाता है 1950s के बाद। सो हाई कोर्ट का एग्जिस्टेंस होना एक राज्य के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी राज्य के पास नहीं है तो वो दूसरे राज्य के साथ या यूनियन टेरिटरी के हाई कोर्ट्स के साथ वो पावर शेयर कर सकता है। सो इन द इंडियन टोटल सिस्टम में हाई कोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो सबसे पहला जो था कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, फोर्थ था इलाहाबाद। सो धीरे धीरे ब्रिटिश प्रोविंसेस से निकलकर जब इंडिया इंडिपेंडेंस होने लगी तब धीरे धीरे इंडिया में हर स्टेट के पास अपना खुद का एक हाई कोर्ट्स रहने लगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है हर स्टेट के पास खुद का एक हाई कोर्ट होना चाहिए। बट द 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956, लेकिन 1956 में जब 7th अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन का, तब बताया गया ऑथराइज द पार्लियामेंट टू एस्टेब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। यहाँ पर बताया गया कि 1950 से ऑथराइज द पार्लियामेंट को ऑथोरिटी दिया है टू एस्टेब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट। एक कॉमन हाई कोर्ट रहेगा 2 और उससे ज्यादा राज्यों के लिए। ओके, मतलब किसी राज्यों के पास मानो कि कोई हाई कोर्ट नहीं है तो उस क्षेत्र में क्या हो सकता है, एक हाई कोर्ट
मतलब 2-3 राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट एस्टेब्लिश किया जा सकता है, और कई क्षेत्रों में यूनियन टेरिटरी के साथ। मतलब सोचो कि वेस्ट बंगाल के पास कोलकाता हाई कोर्ट है, सो वो किसी दूसरे राज्य के साथ अपना हाई कोर्ट को शेयर कर सकता है। ओके, ये कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है 1956 के अमेंडमेंट के बाद। So the territorial jurisdiction of a high court is coterminous with the territory of state. वो अपने स्टेट में ही काम करता है, ऑब्वियसली जो स्टेट के साथ वो, यहाँ जो यूनियन टेरिटरी के साथ वो रिलेटेड, उसके साथ भी काम करता है। ओके, Similarly, the territorial jurisdiction of a common high court is coterminous with the territorial of the concerned state and union territory. वो अपने राज्य में तो वो अपना शासन करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ जिस राज्य के साथ वो रिलेटेड है, कंसर्न है, जिस यूनियन टेरिटरी के साथ वो रिलेटेड है, उसके साथ भी ये काम करता है। ओके, एट प्रेजेंट 2019 देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। 2019 के तक इंडिया में टोटल 25 हाई कोर्ट्स है। Out of them, only 3 high courts have the jurisdiction over more than one state. ऐसे 3 हाई कोर्ट्स है जिसके पास एक राज्य से ज्यादा दूसरे एरिया पे जुरिस्डिक्शन देने के पास राइट है। मतलब टोटल है 25, लेकिन 3 ऐसे हाई कोर्ट्स है जिसके पास जुरिस्डिक्शन राइट है, अपने राज्य को छोड़कर दूसरे एरिया में भी वो जुरिस्डिक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। So Article 214 to 231 in Part 6 of the Constitution deal with the organization, independence, jurisdiction, powers, procedures and so on the High Court. So भारत के हर राज्य में हाई कोर्ट होना चाहिए, ये तो बताया गया, लेकिन कौन से आर्टिकल में है, कौन से पार्ट में है? पार्ट 6 में है हाई कोर्ट्स का प्रोविजंस। आर्टिकल क्या है? 214, आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक यहाँ पर बताया गया है कि उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, उसका इंडिपेंडेंस, वो कैसे स्वाधीन रहकर काम कर सकेंगे, उसका जुरिस्डिक्शनल एरिया कैसा होगा, कौन से एरिया पे वो काम कर सकते हैं, उसका पावर क्या है, प्रोसीड्यूर्स क्या है, कौन उसके हेड रहेंगे, इसके बारे में डिटेल यहाँ पर बताया गया है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है, एवरी हाई कोर्ट वेदर एक्सक्लूसिव और कॉमन कंसिस्ट ऑफ ए चीफ जस्टिस एंड सच अदर जजेस एज द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम डीम नेसेसरी टू तो हर हाई कोर्ट में वो एक्सक्लूसिव एक राज्य के लिए भी हो या कॉमन 2-3 राज्यों के लिए एक हो या यूनियन टेरिटरीज का साथ कॉमन हो, कोई भी हाई कोर्ट के पास एक चीफ जस्टिस, मुख्य मतलब विचारपति जिसे हम कहते हैं, मुख्य विचारपति होना चाहिए, मतलब एक चीफ जस्टिस होना चाहिए एंड अदर जजेस होना चाहिए। ओके, जैसा प्रेसिडेंट को ठीक लगेगा वैसे ही वो डिसीजंस लेंगे। ओके, सो टाइम टू टाइम प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे इस राज्य में या इस हाई कोर्ट में कितना जजेस चाहिए, कितना नहीं चाहिए, टोटल डिसीजन इज अप टू president. Okay. Thus, the Constitution does not specify the strength of a High Court and leaves it to the discretion of President. यहाँ पर Constitution में कोई specification नहीं है कि कितने चीफ जस्टिस नहीं, कितने जस्टिस जजेस होना चाहिए हाई कोर्ट्स में, ये टोटल डिसीजन किसके पास दिया गया है? प्रेसिडेंट के पास। So accordingly, the president determines the strength of a high court from time to time depending on the workload. कैसा workload है हाई कोर्ट का, उसके हिसाब से प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम बताते हैं कि कितना होना चाहिए। अब सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं उनको, सो देखते हैं। The judges of the High Court are appointed by the President. So ये जो judges है हाई कोर्ट के, वो चीफ जस्टिस हो या कोई भी, उनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। The chief justice is appointed by the president after consultation with the chief justice of India. जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के, उन्हें भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, लेकिन उसके लिए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, उनके साथ वो परामर्श करते हैं, कंसल्टेशन लेते हैं एंड जो उस राज्य के गवर्नर हैं उनके साथ परामर्श लेकर जो हमारे प्रेसिडेंट है वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस, जब अदर जजेस को वो अपॉइंट करते हैं, द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट इज आल्सो कंसल्टेड। जब अदर जजेस हाई कोर्ट के मतलब नियुक्त किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं, तब उस राज्य के जो उस हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके साथ
राष्ट्रपति परामर्श कर लेते हैं, कंसल्टेशन कर लेते हैं। इन केस ऑफ ए कॉमन हाईकोर्ट, अगर कॉमन हाईकोर्ट हो दो और उससे ज्यादा राज्य या यूनियन टेरिटरीज के लिए, द गवर्नर ऑफ ऑल स्टेट्स कंसल्ट और कंसल्टेड विद द प्रेसिडेंट। उस क्षेत्र में क्या होता है, उस राज्य के गवर्नर या वहां का जो हेड है उनके साथ भी कंसल्टेड किया जाता है, कंसल्ट किया जाता है प्रेसिडेंट के साथ। ओके, मतलब उस क्षेत्र में क्या होता है, सिर्फ उस चीफ जस्टिस के साथ नहीं, वहां का जो हेड है उनके साथ भी जो गवर्नर्स है, गवर्नर हो या गवर्नर्स है, उनके साथ कंसल्ट किया जाता है। नेक्स्ट, अब वो था पहला वाला रूल। अभी कुछ रूल्स चेंज हुए हैं, उसके बारे में देखते हैं। इन द सेकेंड जजेस केस, जब सेकेंड जजेस केस आया 1993 में, द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड that no appointment of a judge of the high court can be made unless it is in conformity with the opinion of the chief justice of India। 1993 में जब सेकेंड जजेस केस आया तो सुप्रीम कोर्ट रूल दैट बताया कि नो अपॉइंटमेंट ऑफ ए जज, कोई भी जज का अपॉइंटमेंट मतलब नो अपॉइंटमेंट ऑफ ए जज ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी मेड अनलेस इस मतलब यहाँ पर अगर किसी केस में सोचे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लगा कि इसको हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बनाना चाहिए, ऐसा कोई कन्फर्मिटी नहीं हुआ उनमें, मतलब राष्ट्रपति के साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अगर कोई मेल बंधन नहीं हुआ, कन्फर्मिटी नहीं हुआ, उस क्षेत्र में क्या हो सकता है, उसे अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। ओके, अब थर्ड जजेस केस आया 1998 में सुप्रीम कोर्ट में। तब क्या बताया गया, ओपन डेट इन केस ऑफ द अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट जजेस, जब हाई कोर्ट के जजेस को हम अपॉइंट करेंगे, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड कंसल्ट अ कॉलेजियम ऑफ 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको सुप्रीम कोर्ट में ही दो उनसे सीनियर जजेस के साथ कंसल्ट करना चाहिए और उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए। Thus, the sole opinion of the Chief Justice of India alone does not constitute the consultation process। यहाँ पर उनका ही मत नहीं है, उन लोगों के साथ बातचीत कर डिसीजन लेना चाहिए। ओके, इसके बाद क्या हुआ, इन द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 में द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट ऑफ 2014 में जो हुआ था 1999 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के द्वारा 2014 में क्या हो रहा था, एनजेएसी अपॉइंट किया गया, बनाने की बात की गई। वहां पर बताया गया हैव रिप्लेस द कॉलेजियम सिस्टम, जो अब तक कॉलेजियम सिस्टम वाला रूल चल रहा था हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंटमेंट के लिए, सुप्रीम कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए, उसे हटाया गया और नया बॉडी बनाने की बात की थी जिसका नाम था नेशनल अपॉइंटमेंट कमीशन, मतलब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। जो जुडिशियरी रिलेटेड काम करते हैं उनको अपॉइंटमेंट प्रोवाइड करेगा कौन, यही बॉडी। ओके, नेक्स्ट, अब क्या हुआ, हाउएवर इन 2015, लेकिन 2015 में द सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड बोथ द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एज वेल एज एनजेसी एक्ट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल वॉइड। सो 2015 में क्या हुआ, 2015 में कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके बताया गया कि जो हमने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके जो बताया था एनजेसी के बारे में, वो अभी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसे हम खारिज कर देते हैं। कॉन्सिक्वेंटली क्या हुआ, द अर्लियर कॉलेजियल सिस्टम बिकेम ऑपरेटिव अगेन, जो आगे का जो कॉलेजियल सिस्टम था थर्ड मतलब जजेस केस में, वो ऑपरेटिव हो गया। द वर्डिक्ट वाज डिलीवर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द फोर्थ जजेस केस 2015 में ये बताया गया, द मतलब कोर्ट ओपिन्ड दैट द न्यू सिस्टम एनजेसी वुड अफेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी। ये जो एनजेसी सिस्टम था ये क्या कर रहा था, इफेक्ट कर रहा था इंडियन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी को। इसीलिए क्या किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि एनजेसी को खारिज कीजिए और जो पुराना कॉलेजियन सिस्टम था वही अच्छा था, उसे रख दीजिए। मतलब एक सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वो अपने सीनियर मोस्ट 2 जजेस से पूछकर, मतलब कंसल्टेशन कर हाई कोर्ट के जस्टिस को, चीफ जस्टिस को नियुक्त करेंगे या हाई कोर्ट के आधा जजेस को। ओके, नेक्स्ट, अब एक जज होने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होना उसके पास जरूरतमंद है, बहुत इंपॉर्टेंट क्या क्या है। ओके, देखते हैं। फर्स्ट क्या है, ही शुड बी
सिटीजन ऑफ इंडिया, उसे भारत का नागरिक होना बहुत आवश्यक है। अगर वो भारत के नागरिक नहीं हुए तो उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो सुप्रीम हाई कोर्ट का जज बने। नेक्स्ट, ही शुड हैव अ फील्ड ऑफ जुडिशियल ऑफिसर इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर 10 years। वो भारत के जो हमारे भारत में जो सिस्टम है वहां पर अगर वो उसे 10 साल तक जुडिशियल ऑफिसर रैंक पर होना चाहिए, तभी उसे हम हाई कोर्ट के जज बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, और क्या होना चाहिए? ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट। उसे अभी एडवोकेट भी होना चाहिए यहाँ तो। ओके, हाई ही शुड हैव मतलब ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में उसे एडवोकेट होना चाहिए, और हाई कोर्ट इन सक्सेशन में फॉर 10 years 10 साल के लिए उसे एडवोकेट होना चाहिए किसी भी हाई कोर्ट में, मतलब एस जज नहीं है, हाई कोर्ट। From the above, it is clear that the Constitution has not prescribed a minimum age for appointment as a judge of the High Court। यहाँ पर हमारे Constitution में ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि आप अगर इतना एज होगा तो तभी आप हाई कोर्ट का जज बन सके, ऐसा। Moreover, unlike in the case of Supreme Court, the Constitution makes no provision for appointment of a distinguished jurist as a judge of the High Court. Moreover, मतलब unlike in the case of Supreme Court judge में क्या होता है? The Constitution makes no provision, वहां पर भी कोई provisions नहीं है for appointment of a distinguished jurist। मतलब हम कहते हैं ना, मतलब अच्छा विचारपति होना चाहिए, ऐसा वाला कोई definition नहीं है। So ये मतलब ये ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि इतना वाला अच्छा जूरिस्ट होना चाहिए, मतलब ये नॉर्मली कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, हमारे हिसाब से होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, ओथ एंड अफर्मेशन। हम उसका मतलब ओथ कैसे लेंगे? सो जब पर्सन अपॉइंटेड एज अ जज होगा हाई कोर्ट का, बिफोर एंटरिंग हिज ऑफिस ही हैज टू मेक सब्सक्राइब टू द ओथ एंड अफर्मेशन बिफोर ही गवर्न्स of the state or some person appointed by him for his purpose। So वो अगर अपने पद में बहाल होना चाहते हैं, बिफोर अपॉइंटमेंट उनको अपने ऑफिस में ज्वाइन करने से पहले भारत के संविधान के प्रति उन्हें सम्मानजनक ओथ लेना पड़ेगा, और अफर्मेशन मतलब शपथ पाठ करना पड़ेगा। जैसे कि क्या स्वेर करना होगा, उनको शपथ करना होगा कि टू बेयर ट्रूथ फेथ एंड अलाइनेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान के प्रति वो सम्मान रखेंगे, वो मान कर चलेंगे। टू अपहोल्ड द सोवरिटी इंटीग्रिटी, भारत के संविधान के जो सार्वभौमिकता है, जो एकात्मता है, उसे मान कर चलेंगे। To duly and faithfully and the best of his ability, knowledge and judgment perform the duties of the office without fear or favor or affection। वो किसी के तरफ नहीं झुककर, मतलब वो फेथफुली काम करेंगे, वो सम्मान के साथ काम करेंगे, और उनके ज्ञान के मतलब जब जितना जितना वो जानते हैं अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग वो काम करेंगे, किसी से डरकर या किसी के साथ पक्षपात मूलक काम नहीं करेंगे। और अपने टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करेंगे, उठा कर रखेंगे, एंड मतलब मान कर चलेंगे, एंड लॉज को मान कर चलेंगे। नेक्स्ट, टेन्योर ऑफ द जजेस। जजेस का टेन्योर कितना है? The Constitution has not fixed the tenure of the judges of the High Court। हाई कोर्ट का जज कितना साल के लिए होना चाहिए, यहाँ पर कोई टेन्योर नहीं है। कुछ प्रोविजंस यहाँ पर बताया है, जैसे कि ही होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65, 62 और 5 years। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग हिज एज to be decided by the president after consultation with the chief justice of India, and the decision of the president is final। So एक मिनिमम एज है 62 years तक वो काम कर सकते हैं, या 5 साल मिनिमम, जो अर्ली होगा, जो अर्ली होगा मतलब 5 साल तक या 62 years तक। अगर उसके एज को लेकर कोई क्वेश्चन हुआ तो प्रेसिडेंट कंसल्टेशन करेंगे किसके साथ? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ। उनके साथ कंसल्टेशन के बाद जो प्रेसिडेंट जो डिसीजन लेंगे वही फाइनल डिसीजन होगा। नेक्स्ट, ही कैन रिजाइन हिज ऑफिस राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। वो अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। कहां पर इस्तीफा देंगे? राष्ट्रपति के पास, क्योंकि राष्ट्रपति ने उन्हें अपॉइंट किया था, इसीलिए। He can be removed from his office by the president on the recommendation of the parliament। अगर पार्लियामेंट ने उनके खिलाफ कोई रिकमेंडेशन पेश किया है कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, सो प्रेसिडेंट उन्हें रिमूव कर सकते हैं उनके पद से। He next है, he vacates his office when he is appointed as a judge of the Supreme Court or when he transfer from High Court। अगर वो अपने हाई कोर्ट को छोड़कर दूसरे हाई कोर्ट में जा रहे हैं, तो इस क्षेत्र में क्या हो सकता है? उनका पद खाली हो सकता है। और किस क्षेत्र में हो सकता है? अगर वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सके तो उनका पद खाली होगा। नेक्स्ट,
सो एट प्रेजेंट हाई कोर्ट एंजॉयज द फॉलोइंग जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स। अभी हाई कोर्ट के पास कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पावर है, जैसे कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, उसके बाद है राइट जुरिस्डिक्शन, उसके बाद है अप्लाइड जुरिस्डिक्शन, उसके बाद है सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन, नेक्स्ट है कंट्रोल एंड ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सो मैं धीरे धीरे एक एक करके देखेंगे। ओके, फर्स्ट है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। मतलब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में क्या आता है? इट मींस द पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू हेयर डिस्प्यूट्स इन द फर्स्ट इंटेंस, नॉट बाय वे ऑफ अपील। यहाँ पर अपील नहीं होगा, मतलब यहाँ पर डायरेक्टली, इट मींस द पावर ऑफ द हाई कोर्ट के पास पावर है टू डिस्प्यूट, वो सुनेंगे फर्स्ट इंस्टेंस में, अपील नहीं होगा। यहाँ पर कौन से चीजें आ सकती हैं? जैसे कि मैटर्स ऑफ एडमरली एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोई केसेस रिलेटेड हुआ तो, डिस्प्यूट रिलेटिंग टू इलेक्शंस मेंबर्स और पार्लियामेंट के मेंबर्स के लिए या स्टेट लेजिस्लेचर्स के मेंबर्स को लेकर कोई डिस्प्यूट हो, तो इसको लेकर वो अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कोर्ट में आ सकते हैं। रिगार्डिंग रेवेन्यू मैटर ऑन एक्ट ऑर्डर्ड ऑन द डन, रेवेन्यू कलेक्शन के लेकर कोई प्रॉब्लम हो, मतलब टैक्स रिलेटेड, तो वहां पर कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स किया हुआ है या नहीं, एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स जो दिया गया है वो ठीक से मतलब एनफोर्स हुआ है नहीं। cases ordered to be transformed from a subordinate court involving the interpretation of the constitution of its own file, जो सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसफर हुआ है कुछ केसेस सबॉर्डिनेट, सॉरी द केसेस ऑर्डर फ्रॉम द सबॉर्डिनेट कोर्ट से, जो केसेस यहाँ के लिए आए हैं कि इंटरप्रिटेशन चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, वो। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि है द फोर हाई कोर्ट्स, कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास एंड दिल्ली हाई कोर्ट्स हैव ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन इन केसेस ऑफ हायर वैल्यू। सो सब कोर्ट्स, जितने भी हमारे 27, मैंने कहा कि 25 जितने भी हाई कोर्ट्स हैं हमारे देश में, सबके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं है। सिर्फ चार मतलब हाई कोर्ट्स के पास है, जैसे कि कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास एंड दिल्ली। ओके, इनके पास सिविल जुरिस्डिक्शन है इन केस ऑफ हायर वैल्यू केसेस में। बिफोर 1973 से क्या हुआ था? कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास हाई कोर्ट के पास ओनली ये पावर थी, लेकिन दिस वाज फुल्ली एबोलिश्ड बाय द, मतलब ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन। ओके, सो ना बिफोर 1973 के मतलब पहले क्या था? कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास हाई कोर्ट के पास क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन में भी ओरिजिनल एरिया था, ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन थी, लेकिन दिस वाज फुल्ली एबोलिश्ड, ये एबोलिश्ड हुआ है बाय क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड 1973 को, क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड के बाद, ओके, से एबोलिश किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, राइट जुरिस्डिक्शन के बारे में देखते हैं। सो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 226 226 में बताया गया है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स अ हाई कोर्ट टू इशू राइट्स इंक्लूडिंग हेवियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियोटरी, प्रोहिबिशन एंड क्वारेंटो फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस एंड फॉर एनी अदर पर्पस। भारत के संविधान में जो हमारे आर्टिकल 32 में जो सेम था, वही 226 में बताया गया है कि हाई कोर्ट व्यक्ति का अगर कोई फंडामेंटल राइट्स इंप्लीमेंट ना हो, उसे एनफोर्स करने के लिए वो हेवियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियोटरी, प्रोहिबिशन एंड क्वारेंटो कर सकता है। ओके, द फ्रेज फॉर एनी अदर पर्पस, यहाँ पर एनी अदर पर्पस जो वर्ड हमने यूज किया है, वो रेफर टू द एनफोर्समेंट ऑफ द ऑर्डिनरी लीगल राइट। जो अदर ऑर्डिनरी लीगल राइट है उसको भी यहाँ पर इंक्लूड कर रहा है। द हाई कोर्ट कैन इशू राइट्स टू एनी पर्सन, वो किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध राइट्स कर सकता है, अथॉरिटी के विरुद्ध, या गवर्नमेंट, नॉट गवर्नमेंट ओनली, नॉट ओनली विद इन द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, वो अपने टेरिटोरी के बाहर भी कर सकता है, आउटसाइड द टेरिटोरी ऑफ द जुरिस्डिक्शन। अगर उसको ऐसा लगे कि उसके जुरिस्डिक्शन के एरिया से बाहर है वो, वहां पर भी वो राइट जुरिस्डिक्शन अप्लाई कर सकता है। ओके, नेक्स्ट, द राइट जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, आर्टिकल 226 इज, so it is a very important topic of us to learn about high courts. high court एक बहुत important topic है, मैंने इसके बारे में डिटेल बताया आप सबको कि हाई कोर्ट का अभी आपको सबको देखना है कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है, कितने साल के लिए रहते हैं। इन तीनों चारों क्वेश्चंस को एक साथ करके एक क्वेश्चन आएगा। सो इसलिए आपको हाई कोर्ट डिटेल में पता होना चाहिए। मैंने कोशिश किया है डिटेल में आपको समझाने के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल। सो थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।